बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। याद रहे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक एक्टिविटी के लिए कहा था और वो एक्टिविटी पर्टेन करती थी लिसनर्स बैरियर से, क्योंकि मैंने जहां पिछला लेक्चर छोड़ा वहां मैंने आपको बताया कि मैं आइंदा आने वाले लेक्चर में सेंडर्स बैरियर के मतलब आपसे बात करूंगा और मैंने तफसीलन आपको लिसनर्स बैरियर की प्रॉब्लम्स बताई और यह भी बताया कि उनको कैसे एलिमिनेट या रिड्यूस किया जा सकता है। नाउ रियलाइजिंग दैट आई एम अ सेंडर एंड यू आर द रिसीवर, देयर मस्ट बी some barriers which are happening on your side, isn't it? शायद आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों, बैरियर्स आ रहे हों जिसके बारे में मैं बिल्कुल नावाकिफ हूं। एक एक्टिविटी कीजिए, देखिए वो कौन कौन से बैरियर्स हैं जो मेरी वजह से ओरिजिनेट हो रहे हैं और कौन से बैरियर्स हैं जो आपकी वजह से ओरिजिनेट हो रहे हैं। एक ऐसी एक्सरसाइज होगी जो खुद आपको बताएगी कि जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपको कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज होंगी। कॉन्शियसली, सीरियसली सिट डाउन एंड देखिए कि बैरियर्स जो मेरी तरफ से ओरिजिनेट हो रहे हैं और बैरियर्स जो आपकी वजह से। अगरचे मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जब मैसेज आपको दूं तो बैरियर्स ना आने दूं, बट as I said, it is the most difficult exercise. Lihaza, you on your side, if you could try to help me, because the responsibility is mine. If you could help me, identify it and give me a feedback कि हमारी communication के दौरान ये barriers as a receiver आपको आए थे। ये बड़ी अच्छी exercise होगी, ये आपके लिए फायदेमंद होगी और आपकी लेटर लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको हेल्प करेगी। लिहाजा अब मैं आपको पुराने ग्राफ पे लेके चलता हूं जहां से मैंने आपको लिसनर्स बैरियर के बारे में तो बता दिया था। प्रिज्यूमिंग नाउ दैट वी हैव एलिमिनेटेड द बैरियर्स, लुक एट द ग्राफ। लिसनर्स बैरियर हमने काफी हद तक रिड्यूस और एलिमिनेट कर दिए हैं एंड नाउ इट इज एंटायरली द सेंडर्स बैरियर विच have to be looked after. ग्राफ पे ही देखिए कि सेंडर्स बैरियर मोस्टली originate because of the style and content of communication. These barriers originate from the sender side. और examples जो हैं वो सेंडर्स बैरियर की वो हैं कि सेंडर शुरू में ही प्रिज्यूम करने से या फोर्सी करने से कासिर होता है कि कौन कौन सी एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स उसको आएंगी जब वो मैसेज भेजेगा रिसीवर की तरफ। जब सेंडर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, उसको रिसीवर का पता नहीं, वो फोर्सी नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है उसने ऑडियंस एनालिसिस ना कराया हो। मैं आपको प्रेजेंटेशन जब बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव की जा सकती हैं और प्रेजेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किन किन चीज़ों का गौर करना पड़ता है, तब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बताऊंगा, वो है ऑडियंस एनालिसिस। तो सेंडर्स बैरियर वहां भी अराइज हो सकती हैं जब सेंडर को अपनी ऑडियंस के बारे में पता ना हो। लिहाजा उसको चूंकि ऑडियंस का नहीं पता तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि मैंने मैसेज किस हालत में कैसे भेजना है। लिहाजा पहली बात ये कि वो फोर्सी नहीं कर पाता और उसकी वजह से बैरियर्स अराइज हो सकते हैं। ये सेंडर्स बैरियर कंपैरेटिवली आप देखें इज इजियर टू आइडेंटिफाई एंड इजियर टू रिड्यूस और एलिमिनेट, लेकिन चंद वजूहात से ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि सेंडर incorrectly assumes that the listener has adequate knowledge to understand the message. जब सेंडर ये गलती कर लेता है प्रिजम्पशन में कि मेरी ऑडियंस
इस काबिल है कि मेरा मैसेज अंडरस्टैंड कर पाए, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी के बारे में उसकी असेसमेंट गलत होती, तब सेंडर वो बैरियर रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि समवेयर द फॉल्ट हैज अरिजन बिकॉज ऑफ द फीडबैक इन द एनालिसिस. दैट इज देन एंटायरली सेंडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि रिसीवर को पता ही नहीं चल रहा कि ये किस टॉपिक पे, कितनी डेप्थ पे जो बात कर रहा है वो असिमुलेट ही नहीं कर पाएंगे. लिहाजा जब इस असेसमेंट में सेंडर गलत होता है तो वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकता और ना ही उनको एलिमिनेट या रिड्यूस कर सकता है. सेंडर यूजेस वर्ड्स which are unfamiliar. That is again because sender doesn't know which word to use, whether the receiver is familiar with that word or not. तो sender की vocabulary में वो word कैसे इस्तेमाल हो रहा है, वो उस word को कैसे perceive करेगा, उसकी language में वो word fit in करता है या नहीं. आपको याद हो मैंने एक American मिसाल दी थी. I'm not going to repeat that because this is for you to remember. I said that burning the bridges or burning the boats. Vocabulary में नहीं था, boats का concept ही नहीं था, वो कहते हैं bridges burn किए जाते हैं. तो exactly मुझे चाहिए था जानना कि ये उनकी vocabulary में word नहीं था. So using statements or words which are not familiar, that is the responsibility of the sender, and that's what causes barriers. Sender continues talking without realizing that the listener has lost the attention. Listener is not listening to you. Listener is distracted. लेकिन वो बात करता जाता है. Doesn't realize कि अब उसका listening capacity खत्म हो गई. Mind it. Listening, as I said, is a very active exercise. आप 20 मिनट से ज्यादा attentively active listener नहीं बन सकते. Because आपकी total faculties involved हैं. And it is a very tiring exercise. It's more tiring than speaking. Because totally cut off, focused. 20 मिनट this is on the average. जब ये situation हो और speaker बोलता जा रहा है, 1.5 घंटे बोल रहा है, not realizing that recipient side के ऊपर सुनने वाला थक गया. That is a very major flaw. Sender may give a message in such a way that the receiver gets antagonized. आपने उसे किसी weaker area के ऊपर टच कर दी है, कोई sensitive issue टच कर दी है. He or she might get antagonized. Is not ready to listen. So, your responsibility. That is why at the graph आप देखिए कि वहां सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इस बात को रियलाइज करें. सेंडर इज यूजिंग मोर वर्ड्स देन इज एसेंशियल. ओवरलोड कर रहा है, ज्यादा वर्बोसिटी में इंडल्ज कर रहा है, कंसाइज, कंप्लीट, करेक्ट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, वर्बोसिटी में इंडल्ज कर रहा है, ज्यादा वर्ड्स. दैट्स व्हाई व्हेन यू स्पीक you have to be a cautious speaker. Brief, concise, pithy, to the point. जितना कम बोलेंगे, सुथरा बोलेंगे, specifically message को construct करेंगे, deliver करेंगे, the message will be clear. More wordy expression, more confusion, liability of sender increase कर जाएगी. When the sender is including more than one issue into his speech, into his presentation, more than one issue is involved, then that too confuses error. Then that is what, that creates error. And that's what complicates the message. Receiver doesn't get the right message. Uske liye sifting ki problem, because you're jumping from one issue to the other. That causes error too. Also, when the speaker is beating around the bush, मतलब वो स्पीकर खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, उसके पास कोई सॉलिड सब्सटेंटिव रीजन नहीं है टू प्रेजेंट करने के लिए. लिहाजा ही और शी इज जस्ट ट्राइंग टू एंगेज द ऑडियंस फॉर थिंग्स विच द लिसनर्स आर नॉट रेडी टू रिसीव. ऐसी सिचुएशन के अंदर बैरियर्स सेंडर की ज्यादा हो जाएंगे. मैं आपको
आइए दोबारा ग्राफ पे लेके चलता हूं, एंड आई विल शो यू what exactly transpires between the sender and the receiver. यहां भी sender's message comparatively easy है listener's barrier से, लेकिन यहां ownership की responsibility total and total sender पे. Although it's easy to remove, yet both the sender and the receiver, they are reluctant to deal with this barrier for reasons. Number one, sender may not be aware of the barrier's existence. जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि sender को पता ही नहीं चलता कि ये words उसकी vocabulary में हैं या नहीं, और sender could be in a supervisory position. He or she is a boss. Sender सिर्फ instructions दे रहा है and expects the receiver to implement. He or she is not interested that वो रिसीव कर रहा है या नहीं, करेक्ट मैसेज रिसीव कर रहा है या नहीं. That's a major flaw. That's why it's a responsibility of the supervisor that he or she should acknowledge and recognize and take the responsibility. या दूसरी सिचुएशन के अंदर सेंडर को पता है कि बैरियर आ रहा है, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है, उसकी एंगेजमेंट्स इतनी है, doesn't pay attention. That is why sender की responsibility in any case, whether the receiver is not capable to receive it, doesn't have the capacity to receive it, inefficiency, lack of knowledge, it is the responsibility of the sender. Or when sender says मेरे पास वक्त नहीं, I am the boss, he or she should learn, or otherwise face the consequences. Not the right answer. दूसरी बात यह है, receiver may not be aware of their existence. Receiver को पता ही नहीं कि बैरियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या receiver may realize that a message is unclear or that the method or style of presentation is causing the barrier. Receiver को पता है कि मेरे बॉस का मैसेज या स्टाइल क्लियर नहीं है, मुझे मैसेज सही रिसीव नहीं हो रहा, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता. Because status difference, position difference, लिहाजा will keep quiet and the barrier will persist. A major flaw. Sender barrier are by far the most common barriers and contribute to more communication failures than physical and listeners barriers. अभी मैं physical barrier पे नहीं आया, लेकिन keep in mind कि रिसीवर बैरियर रिमूव करने जहां मुश्किल है, वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेंडर पे है, लेकिन अमूमन सेंडर्स की वजह से ज्यादा बैरियर्स आते हैं, क्योंकि लिसनर बेचारा पोजीशन में नहीं होता बताने के, अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में नहीं होता, लिहाजा सेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो फोकस ज्यादातर सेंडर पे होगा. कीप दिस इन माइंड. It is going to guide you in your professional positions that if you accept the responsibility, if you acknowledge the existence of the barrier in the communication process, and you try to eliminate or reduce it, communication process will be smoothened. Now, let us see that now we have removed the sender's barrier. We are left with only with the physical barriers. These barriers normally relate to environmental factors. They are not originated by the sender or by the receiver, although the receiver might point out that the physical barriers are there, like sender is communicating with a person in an environment where there's lots of noise, where there's danger, where the temperature is uncomfortable. So, normally, our listener will point out to the barriers. मगर वही बात, responsibility sender की है कि sender ने किस environment में आपसे communication start की. So, if I have to enumerate one by one the reasons for the barriers, first, noise may make hearing difficult. Listening, hearing loss भी एक cause हो सकती है.
temperature uncomfortable hai, that could be a reason. Communication may be taking place at a place which is dangerous, or distracting activities are being taken place. In the ultimate outcome, it is the responsibility of the sender to initiate action to overcome physical barriers. I hope that whatever I have discussed with you so far leaves with you sufficient material to start thinking over it, and then start looking for the barriers which are affecting you in whatever position you are, whether a receiver, which you are at this moment, or a sender, which could be any time when you are initiating the dialogue. So I hope that you will keep in mind the various issues and try to overcome it. It will certainly help you in your life. Now, once you have mastered this technique of removing the barriers wherever they occur, you will be in a position to create a climate of trust and confidence, especially in your professional setup. Because आपने communication process को understand कर लिया है और आप ऐसा environment create कर रहे हैं जहां barriers are not there. Listeners can have trust and confidence to tell you that, look here boss, I do not understand what you say. Your style, your content is not conveying the message, and you as well accept the responsibility and you help the person understand the message. तो सबसे पहला आउटकम जो बैरियर्स को रिमूव करने का होगा कि आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में ऐसा कल्चर क्रिएट कर सकेंगे जहां ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर डेवलप हो जाएगा कि वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे. ऐसा कोई बैरियर अगर सेंडर या रिसीवर में आ जाए, या तीसरा नॉइस. Once you have created such an environment, then you will be able to adopt a policy, adopt a strategy where you could create an audience-centered approach. Look here, the whole approach is now changed. आपने communication process को understand कर लिया है, आपने टेक्निक सीख ली हैं, आपने देख लिया है कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या चीजें फैसिलिटेट करते हैं, तो लिहाजा अब आपकी अप्रोच ऑडियंस सेंटर्ड हो जाएगी, लिसनर सेंटर्ड हो जाएगी, और उसके लिए यू विल स्टार्ट लर्निंग एज मच एज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, टू लर्न द बायसेस, द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, देयर स्टेटस, देयर एज, देयर स्टाइल. अब ये सारी चीजें जब आप अपने फोकस में ले आएंगे तो आपकी डीलिंग, आपका इंटरैक्शन विद इन द एनवायरमेंट यू आर वर्किंग विल बी चेंज्ड. पीपल विल ऑटोमेटिकली हैव ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, एंड यू विल बी मोर रिसेप्टिव टू डिफरेंट आइडियाज, यू विल बी मोर फ्रेंडली, यू विल बी मोर कोऑपरेटिव, एंड एनवायरमेंट जो कंड्यूसिव होगा वो लोगों, पीपल्स सपोर्टिव होगा, आपके कलीग्स सपोर्टिव होगा, एंड दे विल बी मोर ओपन टू टेल यू व्हाट दे फील अबाउट. दे विल बी मोर हेल्पफुल इन टेलिंग यू व्हाट पॉलिसीज शुड बी अडॉप्टेड so that it could help facilitate the whole process. And this again, when it's audience centered, it will foster an open communication climate. People, no matter at what level they are working, they will, with open mind, with courage, they will give their opinion, even to the higher-ups. And likewise, the bosses would as well listen to what people say. There won't be any fear or grudge. And then a conducive environment where people are mutually supportive of each other. And that will help in setting up a structure where even hierarchy change हो जाएगी. वहाँ feedback की problem नहीं होगी, वहाँ information flow की problem नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा information levels भी नहीं होंगे. Because as the slide says,
ओपन कम्युनिकेशन क्लाइमेट है, ज्यादा लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और कम्युनिकेशन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आइए हम एक केस स्टडी करते हैं जिसमें मैं सारे वो फैक्टर्स लाऊंगा जो अभी तक आप सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, और मैं जानना चाहूंगा कि आप इस केस स्टडी से क्या कुछ अपने तौर पे समझ सके हैं, और व्हाट डू यू थिंक वुड यू हैव डन डिफरेंट व्हेन यू आर in the position of the person who is appearing in front of the boss, or the boss who has asked to meet a person working in his organization. Now, this is a typical case study you would find in any big multilateral organization or a big manufacturing company. Normally it does happen that when a top slot occurs, कोई vacancy top slot पे occur करती है, तो higher management, the board of directors, they bring in an experienced person from outside to give a new flavor to the company. इस केस स्टडी में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है that onto a top slot, a person of the rank of a vice president is brought into a manufacturing company. And this new person, whom I name as Mr. VP because he's come at a vice president, when he occupies the position, he decides that he would like to be known as a very friendly vice president. So therefore, he devises an open door policy where he would encourage people from any level to approach him and meet him when and wherever they want to meet. So what he does is he sends a memo of an open door policy in his organization, and this memo is distributed throughout the organization to every person, inviting them to meet him whenever they want. This memo, when reaches to the people, the first reaction is that the higher management, especially the senior managers who had felt threatened, who had felt uneasy, look at this memo from a different angle. Because everybody in the organization didn't know about the policy that suddenly anybody from outside could come. So the first impression of a person arriving and occupying the top slot created some sort of a resentment and uncertainty in the top bosses, the higher management. And likewise, the lower people as well felt threatened, because उनको पता नहीं कि अब नया बंदा आया है तो हायर फायर शुरू कर देगा या और अपने नए बंदे ले आएगा, एक नया कल्चर डेवलप करेगा, because the new person is not familiar with that sort of a thing. तो एक तो पहले ये थोड़ी सी resentment वहां हो रही थी. जब ये मेमो सर्कुलेट हुआ, so everybody tried to look at this memo from his or her own perception. People thought that this is a political strategy this person has tried to adopt, so that by this way he will have an access to everybody around and will try to extract information for future policies. So yahan bhi kuch doubt logon ko ho gaya. Anyway, while this environment was totally charged up by the circulation of this memo, one of the employees working as a shift supervisor took an appointment with the vice president and arrived on the day at the time what was given to him. Say it was 11. He arrived and then he had to wait for half an hour outside his office till he was ushered in. Now this half an hour he waited outside without giving any reason, without any apology. Another situation which is very uncomfortable. But when this gentleman
walks into the office of the executive person, the vice president, what he finds is a different environment altogether. A big executive table, a large window overlooking, giving a panoramic view of the outside world, lush blue carpet, coat hanging on the wall, vice president sitting there busy signing the documents. He walks in, he feels small, he feels very uncomfortable in that environment. Then he stands there waiting for the vice president till he acknowledges his presence. It took the vice president quite some time to acknowledge his presence. And then he asked him to sit down, realize what the situation would be for that person. Then they have a good chat. He found the vice president pretty nice to talk to you, quite a polite person to talk to you, to that person. While he was talking with the vice president, he found that he was constantly interrupted by incoming calls, and he was attending to those calls too, and he was giving instructions on the phone too. So this communication went for about 15 minutes. It was a small talk, a talk which didn't have anything substantive in between. And after that, that person took leave from the vice president. He felt humiliated in the sense that uski expectations ke alawa sari cheezein ho rahi thi. He left dejected, depressed. On the other hand, the vice president was very happy because he thought that he has achieved his objective, that through that person he has opened a channel and reached to the public, that he's good to talk to you, good to talk, he's polite. Vice president was happy. That supervisor left unhappy. Keep this scenario in your mind. And I am now going to pick up the things which were the barriers, which could have been done differently, which could have made the things slightly better to implement the open door policy which the vice president wanted to implement. Now, let's look and see one by one what were the issues, what were the causes and the effects which I talked to you in the last lecture. See what caused, what barrier, and did it really get the message across what the vice president wanted to spread. The first thing which created barrier was open door policy memo sent by VP. Now, Mr. VP thought by sending a memo would bridge the distance between him and the rest of the employees. He was an outsider. He didn't realize that a memo could be taken in a different perspective. Perhaps the vice president is authoritative. He likes to give instructions. He could have adopted another channel of meeting one-to-one, or he could have met people in groups. He preferred sending a memo, which sent different signals. And the people down below, like the managers, the senior managers, as well thought that instead of taking them into confidence, Mr. VP has used the memo as a channel. The selection of the channel was wrong. It gave different signals to different people. Next, employees expected the existing GM to the new position. This reflects the overall communication policy within the organization. Employees had the impression that ultimately people would be going at the top. The policy was not clear. They had presumed working hard, working collectively together,
working longer hours, contributing much more than is expected, will give everybody an opportunity to rise to different levels. This sent a wrong signal. So the GM, who was thought to be the ultimately VP, did not occupy the position. Perhaps the GM was more popular, and people down below got disgruntled, dejected. He could have been the favorite person. Another policy flaw. It was the high management, the senior one at the top, maybe at the board level, did not decide, did not tell to the people that in future such a change could occur. So that was another barrier which already existed that should not have been there. The communication policy should have made it very clear. Feelings of uncertainty and threat from the Vice President. Nobody knew this gentleman. He had arrived out of blue. There was no rapport between the Vice President and the people working in that organization. Nobody knew what policies would he adopt. There was no trust and confidence, जैसे मैंने आपको भी पिछले lectures में बताया. It is essential for the top man to have trust and confidence in the people. This takes long to build. An outsider will have to spend a lot of time interacting with people. So that is why people felt uncertain and people felt threatened, because this new Vice President might take drastic measures. He might bring in more people from outside. He might block the opportunities for the people to rise at the higher level. So this was another uncertain environment which was created because of the memo. Interpretation of the memo as a political strategy. The Vice President might not have felt it that way. You see, this is the irony. The Vice President used this channel, the written channel, in order to communicate his future policy. But people took it differently. The memo created unrest. Memo created tension. Memo created uncertainty. As I said earlier, he could have chosen a better mode of communication. So therefore, the choice of channel, which, remember, if I told you in my initial lectures, it's so important. ये केस स्टडी मेरी पूरी पिछली लेक्चर्स का जो निचोड़ है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है. एक एक स्टेप, कैसे वो सुपरवाइजर अंदर गया, एनवायरनमेंट उसने कैसे डिफरेंट महसूस किया, नॉन वर्बल क्यूज क्या थे. तो ये भी एक नॉन वर्बल क्यू था मेमो का, which created a difference of perception between the Vice President and the rest of the people working in the organization. Mr. VP kept on Mr. S, that person who visited him, waiting for half an hour without giving an explanation or apology. आपको याद रहे, मैंने एक चीज पे बहुत emphasis ले किया था, and that was the time. If you value time, people who work with you will value time as well. And if you exploit time, if you misuse time, it'll give a wrong image, a wrong impression. I know you understand the whole philosophy of making somebody wait for you outside your room or office or home. What does it indicate? ये कौन सा non-verbal message भेजता है? You know it. Maybe the Vice President wanted to give a silent message. I am the boss. I can do this. I can make you wait. Or मैं बहुत busy हूँ. I've got a lot of work. और मैंने आपको बताया, he was only signing papers. He was not holding a meeting. So this half an hour wait sent signals to the person. And he was smart enough that he picked up those unsaid messages. And over and above,
Nobody apologized. Nobody gave the reasons for that wait. That was a big error. That is what injured the feelings of the person. When Mr. S walked into the office of Mr. VP, he felt uncomfortable and intimidated in his office because space and surrounding. मैंने जैसे कहा था, space और surrounding gives a message. आपको याद रहे कि non-verbal communication में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका चीफ एग्जीक्यूटिव आपके कमरे में आकर आपसे इंटरेक्ट करता है, यू फील वेरी फ्रेंडली. ब्रिजेस किसने बिल्ड करने? वाइस प्रेसिडेंट ने करने थे. पॉलिसी कौन इंट्रोड्यूस करा रहा है? किसका इंटरेस्ट है कि पॉलिसी को पे इंप्लीमेंट किया जाए? मिस्टर वीपी वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ टू बी अ फ्रेंडली पर्सन. Had he adopted the policy of visiting people, meeting them at their workplace, the result could have been different. यहां उल्टा उसने अपने कमरे में बुलवाया. There was a hidden message. And the whole decor inside gave a different message. He felt small. He walked in, big office. Status का difference. He was speechless. Mr. S, जो supervisor वहां गया, he was speechless. He could not feel friendly to talk to that person. So, deliberately, wantingly or unwantingly, Mr. VP resorted to this, which might have added another doubt to the whole memo. कि मेमो इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि लोग आए, वो इंतजार कराए, अंदर आए, देखें. People want person in authority. Mr. S kept on standing for several minutes before the Vice President acknowledged his arrival. You and I know when we walk into the office of a senior person, then it is not without the consent of that person that you are ushered in. आप जब किसी बड़े बंदे के पास जाते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं. This guy took an appointment. And as well, he was ushered in, and Mr. VP knew he was coming. He deliberately kept him standing there for a couple of minutes. That was very unbecoming. He was trying to send him a message. And the supervisor understood, because he firstly waited half an hour outside, and then he went in. He stood there. फिर उसने आंखें उठा के देखी. तुम पहुंच गए? Then asked him to sit down. There were hidden messages. Remember that these cues, these non-verbal cues, were either deliberately or unconsciously. लेकिन people at that high level do not do things unconsciously. Mr. S was quite observant, and he was picking up each and every signal very carefully, because he has asked for an interview. And that's why, while they talked, the VP attended to the incoming calls. He picked up that signal too. उस बंदे ने वहां खड़े होकर जब देखा कि कॉन्वर्सेशन के दौरान भी वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टेंटली टेलीफोन कॉल्स रिसीव कर रहा है, he realized that he is trying to give that he is in a commanding position and the environment is going to be different. So, supervisor वहां जब गया, खड़ा हुआ, इंतजार किया, बैठा, saw that he was very polite, he was decent to talk to, one face, or he was not entirely focused on the speech, on the conversation. Distraction थी, outside distraction थी. Supervisor के लिए ये outside, boss के लिए नहीं थी. Boss was giving some other hidden messages. Mr. S, the supervisor, left VP's office humiliated, while the VP felt confident he had got his message of openness through. Two different scenarios, two different perceptions. On the one hand, the supervisor is dejected.
He's disheartened. He had a bad experience. He wanted to ascertain, to establish whether what he is communicating he means. Message he got negated that feelings. On the other hand, the vice president was happy. Perhaps उसके hidden messages कुछ और थे. Apparently जो कर रहा था वो कुछ और था. लिहाजा he thought that he had a wonderful meeting with that person. So remember that इस case study में आप देखेंगे कि आपके रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे बहुत से वाकयात होंगे, ऐसे बहुत से experiences होंगे जहां you will discover that people through their verbal communication they behave differently, and by their policies, by their interaction, by their actions, verbals and non-verbal cues, they behave differently. So you have to be observant and you can see what barriers occur where. So ये case study में बहुत सारे अभी और भी hidden messages थे जो मैं because of the limited time I cannot, but I will advise you that आप ऐसी केस स्टडीज को विजुलाइज करें, ऐसे आपके गिर्द जो वाकयात होते हैं उनको ऑब्जर्व करें एंड पिक अप व्हाट कुड हैव बीन डन डिफरेंट, व्हाट कुड हैव बीन डन डिफरेंट. अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करते. तो ये केस स्टडी मैंने आज आपके साथ इसलिए शेयर की है कि इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो कि आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करेंगे एंड यू विल नॉट लाइक to be in the position of the vice president or that poor supervisor who went there and underwent that experience. लिहाजा इस केस स्टडी के बाद let me take up another issue and which is that see आपकी लाइफ के अंदर कब और कैसे बैरियर्स आते हैं. मैं एक वो छोटी सी भी आपके साथ एक्टिविटी कराऊंगा जो मैं चाहूंगा कि आप on your own do it and maybe we could then in some next lectures talk about those you see things which you will discover within yourself कि आपकी लाइफ में कहां कम्युनिकेशन बैरियर्स आते हैं. आइए अब मैं आपसे कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाऊं. बहुत सारे बैरियर्स हैं जो आपकी जिंदगी में आते होंगे क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कि जब मेरा इंटरेक्शन मेरे स्टूडेंट्स के साथ होता है तो बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठकर बोलते नहीं, वो कम्युनिकेट नहीं करते. और जब मैं उनसे रीजंस लेता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये ज्यादातर रीजंस वही हैं जो उनके अपने क्रिएटेड हैं. somehow they cannot come out of the shell जो कि उनके बैरियर्स को ही तोड़ सकते हैं. लिहाजा आज जो मैं आपके साथ एक्सरसाइज करने लगा हूं इसमें आपने खुद अपनी असेसमेंट करनी है. मैं आपको वेरियस रीजंस दूंगा एंड आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स बट जस्ट आई विल बी मेकिंग सम पासिंग रिमार्क्स. आप उनको जॉट डाउन कर लें और देखिए कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर क्या वाकई वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर घुल मिल नहीं आसानी से सकते, आप कम्युनिकेशन में हिस्सा नहीं लेते, आप अगर किसी मीटिंग में हैं तो आप खामोश रहते हैं, आपको कोई खौफ है, कोई डर है, वेरियस रीजंस. जो भी रीजंस मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किए, मैं चाहूंगा कि आप इस एक्सरसाइज से अपनी सेल्फ असेसमेंट करें एंड ट्राई टू रिमूव दीज बैरियर, द रीजंस which stops you from interacting with people. Lihaza, let's see the first reason for not letting you communicate with people around you. Appearing low in the listener's eye. कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी महफिल में बैठे हैं, आप क्लास में बैठे हैं, डिस्कशन हो रही है कोई, लेकिन आप अपनी ओपिनियन नहीं दे रहे. आप देना चाहते हैं, you don't open your mouth because you are scared कि आपका सेल्फ इमेज एक है, अगर आप बोल पड़े तो कहीं आपका सेल्फ इमेज शटर ना हो जाए. ये अक्सर होता है कि हम किसी वजह से मे बी I may not be very familiar with the subject and I do want to raise question, ask clarifications,
बट आई जस्ट से लेट मी नॉट, ये ना हो मैं गलत क्वेश्चन कर दूं या फॉर सम अदर रीजन, और उससे लोग जो बैठे हुए हैं वो कहें कि इसको इतना भी नहीं पता, इतना IQ लो है इसका, तो मैं उसको मैंने शील्ड किया हुआ है. इज दैट द रीजन? यू कैन फाइंड आउट. You are afraid of exposing your feelings and weaknesses. आप किसी के साथ इसलिए बात नहीं शेयर करना चाहते कि आप अपने आप को एक्सपोज कर देंगे कि दिस इज हाउ आई फील अबाउट इट. कोई आपसे कोई बहुत ही सैड स्टोरी शेयर कर रहा है, एंड मे बी यू माइट हैव अंडरगॉन द सेम एक्सपीरियंस, बट समहाउ यू कैन नॉट से कि यार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था. आप कहेंगे ये ना हो कि मेरे बारे में भी यही ओपिनियन बंदा वो कायम कर ले, या इससे ये जाहिर हो कि आई एम अ वेरी वीक पर्सन. अगर वो आदमी अपने आप को वीक समझता है तो मैं भी अपने आप को उसी के साथ ब्रैकेट ना कर लूं. कुड बी रीजन. क्लास में अक्सर ऐसा होता है, मैं बच्चों से पूछता हूं आप बोलते क्यों नहीं? कहते सर बाकी बच्चे बहुत लायक हैं, अगर मैं बोल पड़ा मेरा पोल खुल जाएगा, लोग कहेंगे इसको ये भी नहीं आता. हालांकि दैट इज द ओनली वे ऑफ लर्निंग. क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? हर्टिंग अदर्स और गेटिंग हर्ट. अक्सर हम महज इस वजह से मुंह नहीं खोलते, हम अपने ओपिनियन इस वजह से एक्सप्रेस नहीं करते कहीं हम अपने नियर डियर वंस को हर्ट ना करते. हम खुद सफर करना बर्दाश्त करते हैं. टू माई पार्टनर, if she does something wrong, I will be very hesitant to tell her straight away, please don't do it. याद तो है आपको मैंने एक मिसाल दी थी ओपननेस और कैंडिडनेस की. I would like in my near dear one to see that he or she doesn't repeat the mistake he or she is doing. लेकिन इस खौफ से खामोश हो जाऊं कि कहीं इसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, हालांकि which is wrong. But at times, you might encounter such a situation. And that is what may stop you from communicating. Being rejected, blamed, or condemned. मैंने एक चीज पे बहुत फोकस किया है. And I like to repeat again and again कि हम सब लोग अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर नहीं निकल रहे, हम अपने ट्रेडिशन से बाहर नहीं निकल रहे, हम अपने कस्टम से बाहर नहीं निकल रहे, हम न्यू एक्सपीरियंसेस नहीं लेना चाहते. इसलिए कि शायद मैं इस सिस्टम से बाहर आ गया, आई विल बी रिजेक्टेड बाय माई फैमिली, रिजेक्टेड बाय माई कम्युनिटी, आई विल बी कंडेम्ड. इफ एक्सपेरिमेंटिंग फेल्स मी, मैं कहां जाऊंगा? फेलियर ऑफ रिजेक्शन सबसे बड़ा फेलियर है. दैट इज वाई पीपल आर वेरी केयरफुल. दे विल नॉट लाइक टू डू एनीथिंग वेयर देयर इज अ डाउट दैट दे माइट बी रिजेक्टेड, condemned. So they won't take a risk, they won't communicate, they won't open their mouth. Not receiving a positive response. मैं अपने पेरेंट्स से जाकर कुछ बातें इसलिए शेयर नहीं करूंगा कि हो सकता है कि वो मुझे सपोर्ट ना करें, वो मुझ में ही ब्लेम निकाले. Because when I'm in that sad state, when I'm in that state where I have some feelings which I want to share, but I am afraid but sharing those feelings, somebody might blame me. You are the reason for that. I will not communicate. बहुत बड़ा एलिमेंट है. Fearing a potential conflict. मैं अगर अपने बॉस को ये कह दूं कि तू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता है, तू इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते, तुम्हारी जजमेंट ठीक नहीं, These may be the facts. मैंने ओपन कम्युनिकेशन की बात की है कि एक एनवायरमेंट के अंदर आप ओपन कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन करें, सपोर्ट करें. That means you should be ready to hear other people coming up with things which you do not like to hear. लेकिन अगर वहां से कंफ्लिक्ट अराइज हो जाए, people will not speak. Risking self-disclosure. मैं आपके साथ इसलिए बात नहीं करना चाहता कि हो सकता है मेरी वीकनेसेस आपके हाथ में आ जाएं, and you might try to exploit me in future. If I confide in you and tell you what suffering I am undergoing, I may be having a problem at home, and that is affecting my work in the office. And if you ask me, what is the cause? मैं disclose नहीं कर रहा, because I am not sure whether you are going
to be receptive to that, और आप उसको safely absorb कर सकोगे कि नहीं. You might spread it around. So another factor which I'm very careful about. Appearing self-centered. Me, my things. This is me. I do not want to open up. Everything is according to my likes or dislike. In a group discussion, if I find that something is not going in my favor, and if I speak out, people might think I'm self-centered. My boss says, everybody is given 10% raise. लेकिन मैं अगर कहूँ कि जी मेरी सैलरी तो पहले ही बहुत कम है और मैंने सारा साल बहुत काम किया है, I expect, I deserve higher raise. मेरे कलीग से तुम्हें बड़े सेल्फ सेंटर्ड हो, तुम अपनी बात कर रहे हो. But that is the fact of life. I might not speak out. क्योंकि इस डर से कि मेरे कलीग से कहेंगे सेल्फ सेंटर्ड है और वो हार्मनी और वो कमराडरी ब्रेक हो जाएगी, लिहाजा मैं सफर करूंगा. लेकिन वो बैरियर आ जाएगा कम्युनिकेशन के अंदर. I may look stupid saying something which others are not receptive to. एक मेरा बड़ा अजीब सा वेवर्ड आइडिया है, उसके अंदर रियलिटी हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन शेयरिंग में तो कोई हर्ज नहीं. बट वो बंदे जो कि मुझे सुन रहे हैं स्ट्रेट अवे के मुझे लेबल करते हैं कि बड़ा स्टूपिड आइडिया, बड़ा स्टूपिड सोल्यूशन लेकर आया, हालांकि इट कुड बी वर्केबल. बट ओनली बिकॉज आई एम अफ्रेड पीपल माइट label me as a stupid, I will be very, very careful. I might retain that idea, that innovative idea with myself. I will not like to share it with my colleagues. Sometimes you are afraid you might not be taken seriously. आप complaints अगर करते हैं तो you have got genuine reason to complain. But if you have got repeated complaints, वही share आया, at times वाकई आया, people will not believe you. अगर आपके साथ जिंदगी में ऐसी ही चीजें होती आई हैं, you are unfortunate. People will stop taking you seriously. And that is what will stop you communicating with people. Not getting the help you think you need. I want to share. I want to communicate with people because I need dire help. But people will not extend that helping hand. And therefore, what will happen is, I'll retrieve. I'll withdraw. I won't like to communicate with people because they are not helpful. और human relationship में this is something very important. बाज़ दफ़ा मैं इसलिए किसी ग्रुप में, किसी सिचुएशन में नहीं बोलता कि कहीं ये सिचुएशन ख़राब ना हो जाए. मेरी वजह से, although it may add to the value, people might find कि इसे सिचुएशन ख़राब करती है, ruin करती है. एक बड़ा हैप्पी ओकेजन है, मैं पहुंचता हूं, आई एम सैड, आई एम ग्लूमी, पीपल आस्क मी द रीजन, बट आई डोंट एक्सप्लेन बिकॉज पीपल थिंक कि बाय टेलिंग देम आई हैव रूइंड द होल सिचुएशन, वो अच्छा सिनारियो मैंने खराब कर दिया. तो आज की सारी डिस्कशन, आज का सारा लेक्चर वुड बी समड अप by giving you this activity. Sit and analyze and find out what are the barriers which occur in your interaction with people around. जो चीजें मैंने आज आपको बताई हैं, उनको देखिए कि आप पे वो कितनी पूरी उतरती हैं, और how can you improve your skills, your observation, your listening abilities, your speaking abilities, ताकि ये barriers आप में ना आए. And you could improve upon the relationship. आप अपनी पर्सनैलिटी को भी इंप्रूव करें और अपने किरदो-नवा जो लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं वो भी could benefit from your interaction. I hope you must have enjoyed my lecture today, and I believe that in my next lectures you will come up with some feedbacks so that I could as well add value to your future lectures. Thank you very much. Khuda Hafiz.